हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। दिस इज नमिता बंसल। हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। हम कर रहे थे चैप्टर डिमेंशनल एनालिसिस। इसमें हमने दो एप्लीकेशंस कर ली थी। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। उसकी मैंने आपको दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी थी। फर्स्ट, y इज इक्वल टू f बाई ए एल बाई डेल्टा एल। इसको हमें कन्वर्ट करना था फ्रॉम CGS टू MKS और हमने निकालना था कन्वर्जन फैक्टर। तो करते हैं इसको पहले। तो हमारे लिए फर्स्ट सिस्टम हो गया, सेकंड सिस्टम, इधर आएगा CGS, इधर आएगा MKS। तो सबसे पहले y क्या था? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखवाया था मैंने, ठीक है? नहीं तो कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला दिया है, हम वहां से निकालेंगे। फोर्स MLT माइनस 2, फोर्स हो गया, लेंथ L डिवाइडेड एरिया L स्क्वायर, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, वो भी लेंथ ही है, ठीक है? देखा जाए तो L स्क्वायर कट गया तो बना ML माइनस 1 T माइनस 2। ये आ गए हमारे यंग्स मॉडुलस के का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखा, पावर A हो गया हमारा 1, B हो गया -1, C हो गया -2, ठीक है? तो फर्स्ट सिस्टम जिसमें मास हम लेंगे ग्राम में, लेंथ लेंगे सेंटीमीटर और टाइम लेंगे सेकेंड में। इधर मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। प्रैक्टिस हो गई होगी वैसे अब तक आपकी, बट चलो जल्दी से करते हैं। कन्वर्जन फॉर्मूला, कन्वर्जन फैक्टर N2 बाई N1 क्या होता है? M1 बाई M2 पावर A कितना है अपना 1, L1 बाई L2 पावर B कितना है -1, T1 बाई T2 पावर C -2, ठीक? वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 ग्राम बाई 1 किलोग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर पावर -1, 1 सेक बाई 1 सेक पावर -2। ये तो कट गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम, किलोग्राम को लिख दो 1000 ग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर, मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर पावर -1, 1 रेज़्ड टू पावर -2। ग्राम कट गया, 1 बाई 1000 मल्टीप्लाई, ये हुआ 1 बाई 100, पावर इज नेगेटिव तो इसको लिख देंगे 100 बाई 1 पावर 1 इंटू 1, 2 जीरोस कट गई, बचा 1 बाई 10 यानी कि 0.1। तो ये आया हमारा कन्वर्जन फैक्टर। क्लियर? चेक कर लो अपने, अगर आपने निकाला है तो उसके साथ मैच कर लो आंसर। मूव टू नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंडरी, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x न्यूटन सेकेंड। फाइंड x। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस तरफ कौन सा सिस्टम है। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड मतलब ये कौन सा सिस्टम हुआ? CGS। इधर कौन सा सिस्टम है? न्यूटन। न्यूटन मतलब SI सिस्टम। ओके, तो क्वांटिटी कौन सी है हमें नहीं पता, हम क्वांटिटी क्यों मान लेते हैं, उसके डायमेंशंस निकालेंगे यूनिट से। ग्राम मतलब मास, सेंटीमीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है? ऐसे निकाल लेने हैं डायमेंशंस यूनिट से। A हो गया 1, B हो गया 1, C हो गया -1। तो मूव करते हैं, सीधा ही फॉर्मूला लगा रही हूं। N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। यही था ना हमारा। तो N2 कितना है हमारा? ये सिस्टम में X, N1 कितना है इस सिस्टम में 1, M1 मास हो गया, मैंने डिवाइड वो नहीं किया, करके नहीं दिखाया पार्टीशन, 1 किलोग्राम कर लेते हैं। CGS SI M1 L1 T1 M2 L2 T2
m1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, तो L1 बाई L2 हो गया सेंटीमीटर बाई मीटर, पावर हो गई 1, 1 सेक बाई 1 सेक पावर हो गई -1। ठीक हो गया? ठीक है, इस तरह से देख लेना है। 1 इंटू 1 बाई 1000 आ जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा। 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, 1 ये भी कट गया, सेंटीमीटर भी कट गया, बचा क्या 1 अपॉन 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर -5, यही हमारा x है। क्लियर? तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी क्वांटिटी के डायमेंशन क्या है। डायमेंशंस अगर तो मतलब क्वांटिटी हमें फोर्स या जो भी हमने पढ़ी है एनर्जी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको यूनिट दिए हैं, वहां से आप डायमेंशन फॉर्मूला इसका बना लो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, उससे आपके सेकेंड फैक्टर जो भी है n2 वो निकल जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस तरीके से आपने सारे कन्वर्जन करने हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। The third and most important application of dimensional analysis is to derive the equation. डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझ आएगा, समझते हैं, बिल्कुल इजी सी। सबने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, पढ़ा है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। आपको दिया क्या जाएगा? फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका सिंबल F, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन उस पे फोर्स डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड करती है बता दिया हमें ये नहीं बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर पे डिपेंड करती है, अंडर रूट पे डिपेंड करती है, किस तरह की डिपेंडेंसी है। ठीक है, डिपेंड करती है, पर ये नहीं पता कि मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी। वैसे हमें इसका फॉर्मूला पता है, बट जनरली क्वेश्चन दिया होगा जिसमें हमें ये नहीं पता होगा कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, फाइंड क्या कहेंगे? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फाइंड एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। कैसे स्टार्ट करना है? लेट, अब फोर्स मास पे डिपेंड करती है, पर हमें नहीं पता मास के डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। मान लो मास की a पावर पे डिपेंड करती है, समझ आई? अगर a की वैल्यू 1 हुई तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर a की वैल्यू -1 आई तो फोर्स मास की -1, मतलब फोर्स डिपेंड्स अपॉन 1/m। 1/m का मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उल्टा जाएगी, मास बढ़ने से फोर्स कम होगी। मतलब अगर a की वैल्यू 2 आ गई आंसर, तो F विल डिपेंड अपॉन मास स्क्वायर। होते हैं ना कई फॉर्मूले जिनमें स्क्वायर पे डिपेंडेंसी होती है ना? जैसे हमने किया था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर आया था, आता है ना? उस तरीके से मतलब F मास के पावर ए कंफ्यूजन कर सकता है। चलो चलते हैं। ए, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन पावर बी। ए और बी नंबर्स हैं, कोई नंबर्स हैं, कंबाइन कर दो तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी। ए बी कंफ्यूज कर सकता है। चलो ध्यान रखना, ऐसे करते हैं, इस पावर को मैं चेंज कर देती हूं, पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू। कोई भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ए बी की जगह पे मैंने पी क्यू कर दिया क्योंकि ए एक्सेलरेशन का भी सिंबल आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो, ए बी सी जो मर्जी ले लो वैसे। अदरवाइज फिर क्या होगा? जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे आप, यहां पे लगेगा एक कांस्टेंट। क्या लगेगा? कांस्टेंट, वेयर के इज
वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। हमने क्या लिया है, के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब के की कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों ये चीज ली है, क्योंकि आपको दिया है कि फोर्स सिर्फ दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से, मास और एक्सेलरेशन पे। मास और एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं, तो इसका मतलब कोई भी और जो फैक्टर आएगा वो सिर्फ एक नंबर आएगा, ये नंबर कितना भी हो सकता है। 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है, राइट डायमेंशंस, सब तरफ डायमेंशन लिख दो, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, कि अगर कोई इक्वेशन ट्रू है, ये हमने अज्यूम किया है कि हाँ ये है, तो इसका मतलब दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 इज इक्वल टू के तो है ही नहीं, के की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो बन जाएगा M0L0T0। मास की डायमेंशन m, पावर हो गई a, एक्सेलरेशन पावर हो गई p, एक्सेलरेशन LT-2 पावर हो गई q। क्लियर, आगे चलते हैं। M1L1T-2 फोर्स इक्वल टू M0L0T0 छोड़ देते हैं, m की पावर p, l की पावर q, t की पावर -2q। हो गया क्लियर, ठीक है, सॉल्व कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, m की पावर p, l की q और t की -2q हो जाएगी, इकट्ठा लिख दिया। अब दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब इक्वेटिंग पावर्स को इक्वल कर दो, जितनी m की पावर इधर है उतनी m की पावर इधर होनी चाहिए। इधर m की पावर कितनी है, 1, इस किसके बराबर, p के बराबर। इधर l की पावर कितनी है, 1, उधर l की पावर कितनी है, q। t की पावर कितनी है, -2, उधर t की पावर कितनी है, -2q। समझ आ गया। इस तरह से दोनों साइड की डायमेंशंस को, पावर्स को बराबर रख देना है, m की पावर m के बराबर, l की l के, t की t के। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यहां से भी चेक कर लो, माइनस और माइनस कट गया, 2 और 2 कट गया, तो q की वैल्यू कितनी आई, 1। अगर बाय चांस एक साइड से q की वैल्यू डिफरेंट और दूसरे से डिफरेंट आ जाए, तो इसका मतलब जो आप अजम्पशन लेके चले हो वो गलत है, ठीक है। या तो आपका कहीं स्टेप में मिस्टेक हो सकती है, या फिर पॉसिबल ही नहीं है ड्राइव करना, अगर दोनों q की वैल्यू डिफरेंट आ जाती, ठीक है। अब हमारी p और q की वैल्यू 1 आई है, तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया k m⁻1 a⁻1, तो फोर्स हो गई k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे आप आंसर फिनिश कर सकते हो, दैट्स ऑल। डायमेंशन एनालिसिस से हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। अब k बच गया, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें पता है F इज इक्वल टू m ए। अगर तो आपको पता है फॉर्मूला, तो फिर लिख दो वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी 1। लिख दो ये चीज, k की वैल्यू कितनी है, 1। कैसे आई, एक्सपेरिमेंट से या कैलकुलेशन से, पर वो डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, एंड भी कर सकते हो, अगर आपको पता है कि फॉर्मूले में k कितना है। फॉर्मूला याद है तो k की वैल्यू लिख दो फाउंड टू बी करके, अगर नहीं याद तो छोड़ दो वहीं तक, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, समझ आ गया है। 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड एक्सप्रेशन। पहले बता दूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। जब हम किसी चीज को सर्कल में घुमाते हैं, सर्कल में, ठीक है, तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो ये हम डिटेल में तो पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में,
पर फिलहाल हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? अब हमारे पास फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मास पावर ए, क्योंकि पता ही नहीं डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। दूसरा वेलोसिटी पावर बी। तीसरा रेडियस पावर सी। 3 फैक्टर्स पे कंबाइन कर दो तीनों को, तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ए, वेलोसिटी बी, रेडियस सी। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ मर्जी ले लो, कांस्टेंट लगाएंगे के। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आपको ये बताना है के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कि के की कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये जरूरी है क्योंकि आपने ऊपर जो फैक्टर लिखे हैं सारे सिर्फ वही डायमेंशनल हैं, के डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। फिर डायमेंशंस लिख दो दोनों तरफ, m l t माइनस 2, के डायमेंशन लेस है छोड़ दो। मास हो गया m पावर a, वेलोसिटी हो गई l t माइनस 1 पावर b, रेडियस हो गया l पावर c। कंफ्यूजन हो तो पहले ना साइड पे लिख दो, एक तो है फोर्स m l t माइनस 2, फिर है आपके पास मास वो m ही होता है, डायमेंशन साइड पे लिख लिया करो। वेलोसिटी एल टी माइनस 1, आर रेडियस, रेडियस होती है लेंथ, ठीक है। बहुत सारी डायमेंशन याद होनी चाहिए अब तक, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दो। अब सॉल्व करते हैं। एम एल टी माइनस 2, इधर तो कुछ नहीं कहना, सिंगल टर्म है, उधर मल्टी टर्म्स हैं, सॉल्व कर दो। एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एल की पावर सी। पावर्स इकट्ठी कर देंगे जो सेम है, एम अलग, एल की 2 पावर्स आ रही हैं, दोनों को ऐड हो जाएंगी, बी प्लस सी, टी की पावर हो जाएगी माइनस बी। ठीक हो गया। इक्वेटिंग पावर्स, दोनों तरफ की पावर इक्वल कर दो। 1 इज इक्वल टू ए एम की पावर, एल की पावर 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी, टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी। समझ आया? तो यहां से a की वैल्यू तो 1 आ गई, यहां से देखो b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस और माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2। b की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक हो गया। a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फोर्स का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में। F इज इक्वल टू के m1 v b, b की वैल्यू 2 है, r माइनस 1। सुंदर बनाने के लिए m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूले में k नहीं होता, इसका मतलब k कितना होता है 1, तो फोर्स आ गई m v स्क्वायर बाय r। फिलहाल आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो क्योंकि हर चीज का कांस्टेंट अभी शायद आपको याद ना हो। ठीक है, ये लास्ट स्टेप यू कैन स्किप फिलहाल, बाद में आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला याद करेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, 2 प्रॉब्लम समझ आ गई। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम। टाइम पीरियड t ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेंडुलम क्या होता है? एक बॉल को धागे से, थ्रेड से या स्ट्रिंग से बांध के लटका दो और उसको हवा में उड़ाओ, ऐसे करो, ठीक है, ऑसिलेट करवाओ, तो वो पेंडुलम होता है। तो टाइम पीरियड उसका होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, मतलब जैसे यहां से चला, इधर आया, वापिस उधर जाएगा, पूरे एक चक्कर में यहां से यहां और यहां, ये होता है टाइम पीरियड। टाइम ही है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉब,
लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों पे डिपेंड करता है। ड्राइव एक्सप्रेशन कहेंगे, यही हमें हमेशा एक्सप्रेशन ड्राइव करो, रिलेशन फाइंड आउट करो। करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन, शॉर्टकट करें, प्रैक्टिस हो गई। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास पावर ए, लेंथ पावर बी, एक्सेलरेशन जी पावर सी। ठीक है, अगला स्टेप यहीं पे कर रही हूं, इक्वल टू आ जाएगा के। नेक्स्ट स्टेप डायमेंशंस लिखेंगे, टी इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, एक्सेलरेशन डायमेंशन हो गए एल टी माइनस टू पावर सी। इसको लिख देंगे एम जीरो एल जीरो टी वन, इधर आ जाएगा एम ए, एल की पावर कितनी हो जाएगी बी, इधर एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी। ठीक हो गया, एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम ए एल, एल की पावर कितनी बनी बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी। पावर्स बराबर रखेंगे, जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी, वन इज इक्वल टू माइनस टू सी। ओके, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, यहां से बी और सी नहीं आ रहा, यहां से सी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ये क्लियर है? ध्यान देना, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड होगा। ठीक, नेगेटिव उधर चला गया, इधर पुट करेंगे b माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। इस तरीके से ए बी सी निकल गए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, t इज इक्वल टू के, m की पावर a आया है अपना जीरो, l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ। आंसर है, यहां छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे तो अच्छा लगेगा लिखा हुआ। कैसे? m की पावर जीरो मतलब वन हो गया, l की पावर हाफ, इसको अभी कुछ नहीं कहते, g की पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाओ, जो भी नेगेटिव पावर हो उसको नीचे ले जाओ तो वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो t बन गया k, l बाई जी पावर हाफ, हाफ पावर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एल बाई जी। समझ आ गया? अब यहां तक आंसर ठीक है, रह गया के। अब देखो इस क्वेश्चन में के इज 2 पाई, के इज नॉट 1, के इसमें 1 नहीं होता, के कितना होता है 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अभी के लिए आपको हो सकता है के की वैल्यू मुश्किल लगे कि इस क्वेश्चन में 2 पाई आ रही है, ठीक है, बाद में तो याद हो ही जाएगा। अभी के लिए आप यहां तक भी लिख दोगे तो भी ओके है। समझ आ गया? टाइम पीरियड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, एम एल जी, हमने डायमेंशंस पुट किए और आंसर निकल गया। इजी है, कैलकुलेशन है सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, ए बी सी की वैल्यू निकालना, वो ध्यान से निकल गई तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां तक भी चल सकता है आंसर, ये कर दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे ये याद है आपको, हमने चेकिंग करेक्टनेस में किया था ये क्वेश्चन, है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, डायमेंशन दोनों तरफ साइड की बराबर आई थी, हमने कहा था फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या है, हमारा एक फैक्टर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे से भी पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी आर फंडामेंटल। जनरली हमारे फंडामेंटल कौन है, एम एल टी, मास लेंथ टाइम। तो कोई भी हमारी क्वांटिटी है वो मास लेंथ टाइम पे डिपेंड करती है, कोई ना कोई पावर्स पे इनकी ए बी सी, है ना। उल्टा इसमें क्या कह रहे हैं, मान लो वेलोसिटी फंडामेंटल होती, फोर्स फंडामेंटल होती, एनर्जी फंडामेंटल होती, तो मास की डायमेंशंस क्या आती। मतलब अब हमारा मास है क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, मास किस पे डिपेंड करना चाहिए, वेलोसिटी पे, फोर्स पे और एनर्जी पे। आई गई बात समझ? अब हमारे ये 3 फंडामेंटल है एमएलटी की जगह पे, और मास कौन है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होता, तो कोई बात नहीं, क्या ऐसा है तो हम इसकी पावर एबीसी कर देते हैं जी। वैसे हमारी एमएलटी की पावर्स होती हैं डायमेंशंस, इस बार क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल है तो इनकी
पावर्स आ जाएंगी। बस कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है सेम, बस करने का मेथड थोड़ा सा, सिर्फ कहने का मेथड चेंज हुआ है, क्वेश्चन पुट करने का। ठीक है, चलो मास हो गया m के डायमेंशनलेस है अपना, वेलोसिटी हो गई LT-1, फोर्स हो गई MLT-2, एनर्जी हो गई ML2T-2। क्लियर, इस तरीके से करेंगे हम। चलो सॉल्व करते हैं। इधर बनेगा L की पावर A, T की पावर -A, M की पावर B, L की पावर B, T की पावर -2B, M की पावर C, L की पावर 2C, T की पावर -2C। टोटल देखो, M की पावर कितनी बनी, B + C, L की पावर कितनी बनी, A + B + 2C, T की पावर कितनी बनी, -A -2B -2C। इधर बन गया M1 L0 T0। ठीक, सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई, सिर्फ ब्रैकेट्स खोलनी है, फिर M की पावर इकट्ठी कर दी, L की इकट्ठी, T की इकट्ठी, जहां जहां पे M दिख रहा था इधर दो जगह पे B + C हो गया, इधर LA B 2C तीनों जोड़ दिए, T -A -2B -2C। ओके, चलिए अब करते हैं पावर्स इक्वेट। 1 = B + C, 0 = L की पावर, उधर L की पावर A + B + 2C, T की पावर 0 -A -2B -2C। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें A B C फाइंड आउट करना है। ठीक है, करें, कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं, इन दोनों को ऐड कर रही हूं। 0 = A कट गया, 2C भी कट गया, बचा क्या -B, इसका मतलब B कितना आया 0, B की वैल्यू कितनी आई 0, B की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, 0 + C = 1, तो C कितना आया 1, A और B यहाँ, B और C यहाँ पुट कर दो, 0 = A + 0 + 2, तो A कितना आया -2। समझ आया, इस तरीके से हम A B C निकाल लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम B और C निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, A इन दोनों में आ रहा था, इसमें तो आ नहीं रहा था, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो A खत्म हो जाएगा, तो B और C बचे। पर बाई चांस इस क्वेश्चन में क्या हुआ, C भी कट गया, तो सिर्फ B की वैल्यू निकल गई, नहीं तो क्या होता, ये दोनों कट जाते, B और C में आ जाता, मतलब आपके पास जैसे B और C 1 आ गया एक, तो दूसरा आ जाता B - C 0, तो अब B और C निकाल लेते इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके। 10th क्लास में करके आए हो ना ये क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ऐड सब्ट्रैक्ट करके फैक्ट, जो इनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके, है ना, वो तरीका लगा सकते हैं आप। तो A आ गया -2। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M = K, वेलोसिटी की पावर A मेरे पास आया है -2, फोर्स की पावर B कितना आया है 0, और एनर्जी की पावर C कितना आया है 1। ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस सबके डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अंडरस्टैंड, इस टाइप के क्वेश्चन से हमारी बुक भरी होगी, तो आप क्या करो, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आंसर मैच करो। कंफ्यूजन है तो मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, इस पे मेल करो, तो मैं आपको सॉल्व करके वो दिखा दूंगी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप अपनी कमेंट्स क्यों ऑफ कर रखे हैं, हम कमेंट नहीं कर पाते, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं कमेंट्स ऑन रखती हूँ तो कुछ फालतू के कमेंट्स आते हैं, फिर अगर स्टूडेंट मुझे काम की चीज़ पूछ रहे हैं तो मैं नहीं देख पाऊंगी इतने कमेंट्स में से, इसलिए मैं हमेशा अपने कमेंट्स ऑफ करती हूँ। पर मेरी मेल आईडी में अगर आप मेल करते हो तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद एन आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, अब हमने डायमेंशन एनालिसिस के 3 फायदे कर दिए। फर्स्ट फायदा कि ये इक्वेशन की करेक्टनेस बता देता है, चलो एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट करेक्टनेस बता देता है। सेकेंड, यूनिट कन्वर्जन में हेल्प करता है, और थर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हमें फॉर्मूला भी डिराइव करवा देता है। क्या किसी भी चीज़ के हमेशा फायदे होते हैं? नहीं, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस कि डायमेंशनल एनालिसिस की कौन कौन सी कमियां हैं। फर्स्ट, हमने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये तीन चीजें तो डेफिनेटली इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, राइट, ml2T-2। ऐसे ही प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह वगैरह, जो भी मॉडुलस थे उन सबका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, में भी हमने ना पढ़ी हो, करवाया आई डोंट नो। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, मतलब उसका डायमेंशन है T-1। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, तो वो भी होती है T-1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो वो भी होती है T-1। तो ये मैंने ना 3 पेयर बना दिए, 1 2 3, ये 3 पेयर हैं। मतलब वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। अब डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या आती है कि अगर 2 क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशनल एनालिसिस उनमें फर्क नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे फॉर्मूले में वर्क लिख दिया, चाहे एनर्जी लिख दिया, डायमेंशन बराबर आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला सही है। मतलब चलो वर्क और एनर्जी तो सिमिलर चीजें हैं ही, अगर वो लिख दें टॉर्क इज इक्वल टू हाफ mv², हमें पता है ये एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो लिख दें टॉर्क इसके बराबर है, हम डायमेंशन चेक करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम, हम कहेंगे फॉर्मूला सही है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा, गलत। तो डायमेंशनल एनालिसिस इन चीजों में फर्क नहीं कर सकता जिनके डायमेंशन सेम है। तो लिमिटेशन क्या होगी, इफ द डायमेंशंस आर गिवन, the physical quantities may not be unique। अगर हमें डायमेंशंस दे दें तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सिर्फ डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल यही लिख देते थे, ml2T-2 में भी वर्क, एनर्जी और टॉर्क, मतलब जो डायमेंशनल एनालिसिस है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि हमें ये बता देगा कि इक्वेशन गलत है, सही के बारे में श्योर नहीं होगा। सेकेंड, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट dimensionless quantities। dimensionless quantities के बारे में कुछ भी नहीं बताता ये हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्मूले में स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ये फॉर्मूले के बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूले में लिख दें वो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, आप चेक करो दोनों साइड के डायमेंशन क्या आएंगे, सेम, लेकिन स्ट्रेन तो फॉर्मूले में होता ही नहीं, तो ये हमें उसके बारे में नहीं बता पाएगा, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जो भी आएंगे उनके बारे में ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट्स। जितने भी कांस्टेंट्स हैं कि हम यूज कर रहे थे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई भी कांस्टेंट है। फॉर्मूले में उन्होंने लिख दिया, हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2√L/g लिख दिया, हम डायमेंशनली चेक करेंगे फॉर्मूला सही आएगा, बट एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, गलत,
क्योंकि कांस्टेंट का फर्क है। कांस्टेंट जो भी लगाया है उसके बारे में ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। कौन सा कांस्टेंट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पहले डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात कर रही हूं मैं, अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात कर रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ the formula contains addition or subtraction, अगर फॉर्मूले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो then it cannot be derived using डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस हमें सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवीजन के ही फॉर्मूले सॉल्व करने में हेल्प करता है, या पावर्स वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट, इट डज नॉट डिराइव, या ऐसे लिखे, इट डज नॉट हेल्प डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग, जिन फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उन फॉर्मूला को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये वेव इक्वेशन है, डिस्प्लेस मतलब वेव चैप्टर में यूज करेंगे हम इसको। y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, इस तरह के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री जो भी है वो डायमेंशनलेस होती है, साइन थीटा कॉस थीटा ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो इनका एक्सप्रेशन भी हमें जो डायमेंशनल एनालिसिस इस तरह के फॉर्मूले सॉल्व नहीं कर सकता। और नेक्स्ट, इफ एक चीज पहले बता दूं, अगर हमारे पास, हमने अभी एबीसी सॉल्व कर रहे थे, मैकेनिक्स चैप्टर तक सीमित रहते हैं हम। मैकेनिक्स में एमएलटी 3 क्वांटिटीज हैं, 3 की पावर्स एबीसी आएंगी। एमएलटी को इक्वेट करेंगे, 3 इक्वेशंस बनेगी। 3 इक्वेशन से आप 3 ही वेरिएबल एबीसी निकाल सकते हो। 3 इक्वेशन से आप 3 एबीसी ही निकाल सकते हो। अगर आपके पास इक्वेशंस दी हैं 4, इक्वेशंस दी हैं 3, इक्वेशन 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 6, और वेरिएबल दिए हैं 4, तो आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इतना याद रखो कि 3 इक्वेशंस के लिए इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स, अगर हम उसमें चले जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ जाएंगी तो, लेकिन अगर मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, देन इट कैनॉट बी डिराइव्ड, तो इसकी डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास एम्पियर एक आ जाएगा। मैकेनिक्स में सिर्फ एमएलटी 3 होते हैं, तो 3 से ज्यादा वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव नहीं कर सकते। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास, वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, मास इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी, 3 फैक्टर्स ही लिए थे। तो जो हमारी ये है डायमेंशनल एनालिसिस, वो 3 क्वांटिटी तक ही सॉल्व कर सकता है, 2 को भी कर देगा, 3 या 2 को ही कर सकता है, 4 को नहीं कर सकता, मोर देन 3 को नहीं कर सकता मैकेनिक्स तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम। क्लियर हो गए? तो ये है कुछ लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस की।
एक टॉपिक और करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स जो फिक्स है, जो चेंज नहीं करते, वेरिएबल जो चेंज कर जाते हैं। कांस्टेंट्स दो पार्ट होंगे, डायमेंशनलेस, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। ऐसे वेरिएबल दो पार्ट होंगे, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। इजी है बहुत, पूछ लेते हैं गिवन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल कांस्टेंट्स? वो चीज जिसके डायमेंशन भी है और जो कांस्टेंट भी है। डायमेंशन भी हो और वैल्यू कांस्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट्स है इसके, तो इसके डायमेंशंस भी होंगे। डायमेंशंस होंगे m-1 L3 T-2। कांस्टेंट है और डायमेंशंस भी हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, h, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है 6.34 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके भी डायमेंशन होते हैं क्योंकि यूनिट है जूल सेकेंड। ml2 T-1, ये इसके यूनिट डायमेंशंस है। तो डायमेंशन भी है और वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो वैल्यू कांस्टेंट हो और उसके डायमेंशन ना हो, कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट हो, डायमेंशन ना हो, 2, 3, 1/2, √2, -5, 0, पाई, log2, sin 30, कुछ भी, ठीक है। कोई भी वैल्यूज जिसके डायमेंशन नहीं है, नंबर्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएगी डायमेंशन भी नहीं है और कांस्टेंट भी है, चेंज नहीं कर सकते इनको, ठीक है। इजी है। आ जाते हैं वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। दुनिया भर की एग्जांपल जो हम करके चुके हैं, फोर्स डायमेंशंस हैं, वैल्यू फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है। स्पीड डायमेंशन भी है, कांस्टेंट वेरिएबल भी है। वेलोसिटी मतलब 99% जो आपकी स्ट्रेस, जो भी चीजें आएंगी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, मतलब जो चीजें माइंड में आएंगी, बस जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी वेरिएबल हैं, ये फिक्स नहीं है। एनर्जी कितनी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वर्क, प्रेशर, वेलोसिटी, फोर्स, सब कुछ, ठीक है। लास्ट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, इसमें लिमिटेड चीजें आएंगी, वेरिएबल हो पर उसके डायमेंशन ना हो। कुछ गिनती की चीजें हैं, एंगल डायमेंशन नहीं है पर फिक्स भी नहीं है, एंगल कितना भी हो सकता है। सॉलिड एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही होता है, पर इसका नाम है तो क्वांटिटी हम याद रखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कर रहे हैं। स्ट्रेन, तो ऐसी कुछ क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन नहीं है पर वो वेरी करती हैं। वेरी करती है तो मैं यहाँ पे डायमेंशन, इनकी वैल्यूज नहीं दे सकती है ना, वेरी है, वो चेंज कर जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन की किस चीज की कर रहे हो आप। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये फिक्स हैं, ये हैं जिनके डायमेंशंस हैं, ये हैं जिनके डायमेंशन नहीं है, पर ये सारी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये कभी भी चेंज नहीं होती। समझ आई? तो यहाँ पे ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्वांटिटी और डायमेंशंस का पार्ट फिनिश। ओके, अब लास्ट मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रही हूँ, उनको करना सॉल्व, और कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल करना। तो ये है हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक और बता देती हूँ क्या क्या है। फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल्स क्वांटिटीज, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास। जैसा कि हमने वेलोसिटी वाला किया है, वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी लेके बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन देख लेना, जो मैंने अभी डायमेंशन लेस में भी लिखवाई है। नेक्स्ट,
स्टोक्स लॉ, ये क्या होता है? स्टोक्स लॉ समझने के लिए समझो, मैंने यहाँ से बॉल गिराई हवा में, नीचे जा रही है, फिर मैंने यहाँ पे मेरे पास पानी रखा हुआ है बहुत बड़े किसी कंटेनर में, मैंने उसमें बॉल गिराई, सेम हाइट से बॉल फेंकी है, सेम नीचे फ्लोर है, कौन सी बॉल जल्दी पहुंचेगी? ऑब्वियसली हवा वाली। तो पानी में बॉल नीचे देर से पहुंची, क्यों? क्योंकि उसमें लगी विस्कस फोर्स। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, पर फिलहाल क्वेश्चन है विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बताना रह गया था, इसके डायमेंशन लिख लो। ईटा सिंबल है इसका, क्या है ये? एन डाल के एक लेग लंबी कर दो, एन की एक लेग लंबी कर दो, ईटा, ईटा बोलते हैं इसको। तो फोर्स हमारी डिपेंड करती है ईटा पे, रेडियस पे और वेलोसिटी पे। एक्सप्रेशन निकालना है। थर्ड, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वैसे लिखवाई भी होगी, नहीं है तो फोर्स अपॉन लेंथ। नेक्स्ट, रेडियस, डेंसिटी, डेंसिटी तो पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, फाइंड टी। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से, P इज प्रेशर, ओके, C इज स्पीड ऑफ लाइट, ओके है, Q क्या है? एनर्जी डिवाइडेड एरिया डिवाइडेड सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और X Y Z निकालने हैं ताकि ये वैल्यू डायमेंशन लेस हो जाए। कहने का मतलब जो आप सामने क्वांटिटी रखते थे उसके डायमेंशन नहीं आए। क्वांटिटी कोई भी ले लो, मान लो मेरे पास क्वांटिटी है, स्ट्रेन हो सकती है, एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप ए ले लो क्वांटिटी, ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू P की पावर x, C की पावर y, Q की पावर z, इस तरीके से कर लेना, ठीक है, और x y z निकाल देना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ V इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर अल्फा, U की पावर बीटा, T की पावर गामा। V क्या है? वॉल्यूम, U वेलोसिटी, A एरिया, T टाइम। तो प्रूव करना है अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, पर बीटा और गामा बराबर है, हो जाएंगे। तो ये 5 हैं आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कैसे आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी बुक से बहुत सारे आपको टाइप्स मिल जाएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की। फॉर एनी डाउट्स राइट टू मी एट माई मेल ID. If you are new to my channel, then please subscribe.